नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुभव, वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारिया पट्टू हो, या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो। आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है, परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है, जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के
अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारे नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ मेरी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहाँ और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति महोत्सव मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। 11 साल में भारत में बहुत परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पुष्पमाला के द्वारा हर महीने हर भारतीय गरीब भारतीय के घर में 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों
सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, हम तब भी नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था, हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था, वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। कुशीनगर के विशुनपुरा ब्लॉक का ये कंपोजिट विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खोलता नजर आ रहा है। स्कूल की व्यवस्था देखते देखते ग्रामीणों ने स्कूल में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में गंदगी का अंबार है, छात्रों के लिए पेयजल की शुद्ध व्यवस्था भी नहीं है। सरकार की ओर से दिए गए बच्चों को जूते मोजे तक नसीब नहीं हो रहे हैं। छात्रों की संख्या कम होना इन अध्यापकों की बड़ी लापरवाही है। ऐसे में एक तरफ सरकार अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है और इनके अध्यापक और कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शिक्षक मनचाहे समय से आते हैं और औपचारिकता पूरी कर चले जाते हैं। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने मास्टर होने के बावजूद भी हमारे स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है। लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने को तैयार हैं, जहाँ पे 12 पढ़ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे सफाई इतना बेकार है, स्कूल में हर जगह पानी लगा हुआ है, शौचालय कहीं पे है नहीं। बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। और हर शौचालय में ताला लगा हुआ जो चालू शौचालय है। आंगनबाड़ी का देखिए आप 11-12 बज जाता है, बच्चे आते हैं गेट से घूम के चले जाते हैं।
नहीं, आज नहीं खुला है और कभी नहीं खुलता है। लड़के आते हैं 2-4 चक्कर लगा के घर पे चले जाती हैं। आती हैं 10 बजे 11 बजे 1 घंटा पढ़ाती हैं और घर पे चले जाती हैं। कोई लाभ भी नहीं स्कूल बच्चों को मिलता है। आपके बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? हाँ, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। कुछ सुविधा नहीं मिलता है, पुष्टाहार नहीं मिलता है? नहीं आज तक कुछ मिला ही नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता से। शैलेंद्र, जिस तरीके से स्कूल में इस तरीके के व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, कितने समय से ये परेशानियां देखने को मिल रही हैं और कितने समय से जो ग्रामीण है इसके लिए आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, ये शिक्षा को लेके गंभीर विषय है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेके तमाम तरह की बातें कह रही हैं। यहाँ तक कि स्कूलों की कायाकल्प के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो उसको लेकर ये शिक्षक जो है इसी तरीके के लापरवाह है कि वहाँ जो है देखा जाए तो बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है। कंपोजिट विद्यालय में 1 से 8 तक का क्लास चलता है। वहाँ बच्चों की संख्या मात्र 61 है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है शिक्षकों पे कि आखिर पढ़ाई कैसे हो रही है कि बच्चों की संख्या 61 है। यहाँ सरकार व्यवस्था कर रही है, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा विभाग ये दावा करता है कि हर एक सुविधाएं जो है बच्चों को दी जा रही है, लेकिन ये शिक्षक इस तरीके के लापरवाह हैं कि अपने कर्तव्यों का जो है पालन निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की संख्या कम है। और इन बच्चों की संख्या और पढ़ाई को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पढ़ाई भी नहीं है। दूसरी चीज, स्कूल में देखा जाए तो गंदगी का अंबार बढ़ा हुआ है। बस मास्टर आए मनमौजी आते हैं और फिर जो है चले जाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि गंदगी का अंबार इस तरीके से देखा गया कि जो शौचालय एक था, दिव्यांग शौचालय था, उसमें ताला लटका हुआ था। अन्य शौचालयों की स्थिति बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया मार्ट का जो पंप है वो मिट्टी में ढका हुआ है। तो इसको लेके ग्रामीणों ने बार बार जो है शिकायत की थी, कोई सुनने वाला जब नहीं मिला तो सब ग्रामीणों ने क्या किया, प्रदर्शन वहां पे किया। और प्रदर्शन के बाद जो है ये अधिकारी सजग हुए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ शैलेंद्र इस तरीके से बने रहिए। हमारे साथ मदन गोविंद जुड़ चुके हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मदन गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जिस तरीके से ये परेशानी देखने को मिल रही है, आप यहाँ के निवासी हैं, आपने अपनी आंखों से ये समस्या देखी है, धरातल से देखी है, ऐसे में क्या कुछ ये समस्याएं हैं और कब से अध्यापकों की ये लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, सरकार ने पिछले वर्षों से प्राथमिक और सरकारी जूनियर हाई स्कूलों को ठीक करने के लिए काफी प्रयास किया है। आधारभूत ढांचा भी मजबूत हुआ है, अच्छे शिक्षक आए हैं, कंपटीशन द्वारा आए हैं, उसमें तो प्री TCS जैसे स्तर वाले शिक्षक आए हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र है, जैसे हैं, जैसे जो आपके उप शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों की निगरानी तंत्र बहुत कमजोर है या ये लोग उदासीन है प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने में। सरकार के मंशा के अनुरूप लगता है काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक समय से आते नहीं जी, बहुत कम मात्रा में। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये समस्याएं देखने को मिल रही है, इसमें ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षकों पर कि इनकी लापरवाही की वजह से स्कूल में जो बच्चों की संख्या है वो कम होती जा रही है। ऐसे में ये स्कूल में कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। बच्चों की संख्या मात्र 61 है। आप बताइए, सरकार जितना रुपया खर्च शिक्षकों पे कर रही है, उसको लेके अगर शिक्षा की व्यवस्था ठीक न हो, शिक्षा न दी जाए और बच्चों की संख्या कम हो, तो ऐसे में तो एक बड़ा सवाल तो खड़ा है ही है ना। जी बिल्कुल। तो इससे जो है कार्रवाई होने के बजाय जो है ये जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो जांच करने वाले जो अधिकारी हैं, ये क्या जांच करते हैं, आखिर किस तरीके की व्यवस्था होती है,
कि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ तक कि आप एमडीएम की बात कर रहे हैं तो एमडीएम देख लिया जाए, जो मेन्यू के अनुसार जो भोजन देना होता है वह नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चों को जूता मोजा जो देने की बात की जाती है कि डीबीटी के तहत जो गार्जियन के खाते में पैसा चला जाए, वो जूता मोजा खरीद ले, तो वो बच्चों के पैर में जूते मोजे नहीं थे। यहाँ तक कि जो कॉपी का बंडल देखा गया वह हेडमास्टर के कक्ष में ऐसे पड़ा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब आप ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं नहीं देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर बच्चे कैसे आपके स्कूल में जाएंगे। दूसरी बात, खंड शिक्षा अधिकारी की अगर बात करें, जिसके तहत जो है जांच करने की जिम्मेदारी होती है स्कूलों की, वो आखिर किस तरीके की जांच आप तक की है कि ये स्कूल का रिपोर्ट नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे कि इतने बच्चों की संख्या है, क्यों कमी है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही सामने आई है, ग्रामीणों का प्रदर्शन भी है, ऐसे में कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन का कोई असर जो उच्च अधिकारी हैं उन पर देखने को मिल रहा है, या फिर सिर्फ जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं? बता दें, ये समस्या आज की नहीं, पिछले जो है 6 महीनों से इस समस्या को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पे जो है सजग होकर कार्रवाई नहीं कर रहा था। आजिज होकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और प्रदर्शन करने के बाद जो है ये जो है मामला सामने आया। दूसरी बात, उस कंपोजिट विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र भी है। उस आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे रजिस्टर्ड है, जिनको जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहुंचती नहीं है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है, समय से भी अगर पहुंच भी गई तो बच्चों को पढ़ाती नहीं है। यहाँ तक कि पुष्टाहार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बच्चों में वितरण नहीं होता है। जहाँ की वहाँ की महिलाएं आरोप लगा रही हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उस आंगनबाड़ी सेंटर पे पढ़ते हैं। और दूसरी बात देखा जाए, शिक्षा मित्र को देखा गया, शिक्षा मित्र एक शिक्षा मित्रों के 2 क्लासों का संचालन कर रही है। हेडमास्टर को देखा गया, हेडमास्टर अपने ऑफिस में बैठ के जो है बस आप देख लीजिए कि जो एक शिक्षक का गुण होता है वो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों के भविष्य के साथ एक तो खिलवाड़ हो रहा है और दूसरी तरफ ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर पढ़ाते, अच्छी शिक्षा देते तो निश्चित ही बच्चों की भी संख्या बढ़ती। जी बिल्कुल। आपको पता है, ये कंपोजिट विद्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल दोनों एक साथ है। तो ऐसे में टीचरों को इस तरीके का शिक्षा देना चाहिए कि यहाँ पे जो बच्चों की संख्या बढ़े ना हो, लेकिन वो विद्यालय जो है इन शिक्षकों की लापरवाही के चलते, शिक्षा न देने के कारण बच्चों की संख्या नहीं है। गंदगी के चलते जो है सभी गार्जियन परेशान है और बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमने भी ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। देखना होगा कि ये खबर चलने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।